हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है होम मैनेजमेंट पर। आज होम मैनेजमेंट की है आखिरी क्लास। मैंने आपको पहले ही बताया था और फिर बता रही हूँ, आज हमारी होम मैनेजमेंट की आखिरी क्लास है। तो आज जब हमने होम मैनेजमेंट सब देख लिया कि प्रबंधक क्या होते हैं, हमने होम मैनेजमेंट में सरलीकरण देख लिया, मतलब कि हमारा होम मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। हमने सज्जा वगैरह के बारे में देख ली। तो ये सारा जो होम मैनेजमेंट है करेगा कौन? एक गृहिणी करेगी। जब होम को मैनेज करना है तो वो काम गृहिणी करेगी। तो हमें गृहिणी के गुण के बारे में भी पता होना चाहिए कि एक गृहिणी में क्या गुण होने चाहिए। अब आपको इसे रटना नहीं है, आपको इसे याद नहीं करना है, बस इसे एक बार देख लेना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गृहिणी के कौन से गुण हैं या इनमें से गृहिणी के कौन से गुण हैं। तो आपको थोड़ा ये भी पता होना चाहिए और हम खुद एक गृहिणी हैं, हमें खुद भी पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं गृहिणी के गुण। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आज की आखिरी क्लास भी है, तो इसे आराम से पढ़िएगा और ये अपने जीवन से जोड़ते हुए चलिएगा। इसे आपको रटने की ज़रूरत नहीं, ना इसमें कोई सन याद करना है, ना किसी का नाम याद करना है। आपको इसमें कुछ याद नहीं करना, बस एक कहानी की तरह इसको देख लेना है। तो सबसे पहले गृहिणी के शारीरिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। शारीरिक गुण के बारे में क्या हो सकता है? तो सबसे पहले गृहिणी का शारीरिक गुण आता है जिसमें उसका स्वास्थ्य आता है। तो एक गृहिणी को क्या होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। गृह संचालन के लिए अनेक कार्य किए जाते हैं, जैसे भोजन बनाना, बच्चों की देखभाल करना, साफ सफाई करना, घर की देखभाल करना, बाजार का कार्य करना। इन सब कार्य करने के लिए मानवीय शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति या मतलब जो ऊर्जा होती है, इसके संबंध में स्वास्थ्य से है। ये इसका संबंध किससे? स्वास्थ्य से है। शक्ति का संबंध स्वास्थ्य से है। अगर गृहिणी स्वस्थ होगी, अगर आप स्वस्थ होंगी तभी तो कार्य कर पाएंगे, तभी तो आप सारे कार्य प्रसन्नता पूर्वक जल्दी से कर पाएंगे। एक अरबी कहावत है, जो व्यक्ति स्वस्थ है वह आशावादी होता है और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ होता है। तो आपको स्वस्थ रहना है, मतलब एक गृहिणी को स्वस्थ होना चाहिए। अगला आ जाता है फुर्तीला। अब गृहिणी को क्या होनी चाहिए? फुर्तीला होना चाहिए। अगर आप घर में ही काम करती रहेंगी, आलसी रहेंगी, तो कैसे काम चलेगा? आलसी मतलब जब घर के काम आप इतना धीरे धीरे करेंगी कि चलो इस काम को आप कर लेंगे, इस काम को आप कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। गृहिणी के अंदर फुर्ती होनी चाहिए। उसे हर कार्य फुर्ती से समय पर कर लेना चाहिए, ताकि वह अपने कार्यों को समय पर करके लक्ष्यों की प्राप्ति कर ले। अब मान लीजिए आपको सुबह सुबह लंच बनाना है बच्चे के लिए, तो आपको अगर आलस से आ रही है कि हम सुबह सुबह उठे नहीं, हमको ठंडी लग रही है, ठंडी का मौसम, हमको ठंडी लग रही है, उठेंगे नहीं, तो क्या बच्चे लेट हो जाएंगे, बच्चे समय से स्कूल नहीं जा पाएंगे, आप बच्चों को टिफिन नहीं देंगे, मान लीजिए बच्चे वैसे भी चले गए तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा। तो इसीलिए गृहिणी के शारीरिक गुण कौन कौन से होना चाहिए? उसे स्वस्थ होना चाहिए, उसे फुर्तीला होना चाहिए। अगला आ जाता है मानसिक गुण। तो मानसिक गुण क्या होता है? मानसिक गुण में सबसे पहले आ जाती है बुद्धि। बुद्धि, घर के कार्यों को करने के कई प्रबंधकीय कार्य करने होते हैं। जब घर के कार्य करने होते हैं तो आपको बहुत सारे प्रबंधन करने होते हैं, जैसे योजना बनाना, उनका क्रियान्वयन करना, उनका मूल्यांकन करना। ये सब कार्य क्या होते हैं? गृहिणी के होते हैं। तो इन कार्यों को करने के लिए बुद्धि भी तो होनी चाहिए। साथ ही घर में नित्य नियमित नए नए समस्याएं जन्म लेती रहती हैं। ये तो आपका पता है, समस्याएं आए दिन सबकी जिंदगी में आती रहती हैं। तो उन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? उन समस्याओं का समाधान बुद्धि से होगा। घर में दिन में अनेक संख्याओं में निर्णय लेने होते हैं, जिसमें से कई निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं, जिनके लिए समस्या को परिभाषित करना, सूचित करना, सूचनाएं एकत्र करना, फिर विकल्प खोजना, उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो उसका चयन करना। ये सब कार्यों के लिए आपके पास बुद्धि होनी चाहिए। तो मानसिक गुण में क्या आ जाता है? बुद्धि। फिर आगे क्या आ जाता है? शिक्षा। शिक्षा, बुद्धि का विकास शिक्षा द्वारा ही किया जा सकता है। तो गृहिणी अगर शिक्षित है तो उसके पास कई क्षेत्रों का ज्ञान हो जाएगा, जिसका उपयोग वो अपने घर के प्रबंधन में कर सकती है। साथ ही शिक्षित गृहिणी कई नई जानकारियां भी प्राप्त कर सकती है। वह कई जानकारियों को, मतलब अगर गृहिणी शिक्षित है तो वो क्या करती है? कई चीज़ों को जानने की उत्सुकता रखती है।
ये होता है ना, जिससे वह अपने घर को सुचारू रूप से व्यवस्थित रख सकती है। एक शिक्षित गृहिणी जो होती है उसके पालन-पोषण में, अगर घर पे बच्चा है, एक जो शिक्षित गृहिणी है उसके पालन-पोषण में और जो एक अशिक्षित गृहिणी है उसके पालन-पोषण में बहुत अंतर आ जाता है। तो उसके मानसिक गुण में क्या होना चाहिए? शिक्षा और बुद्धि भी होनी चाहिए। आगे क्या होना चाहिए उसमें? उसमें कल्पना शक्ति होनी चाहिए। कल्पना शक्ति, जैसे परिवार के संचालन के लिए गृहिणी को कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। परिवार के अनेक लक्ष्य ऐसे होते हैं जिनका दीर्घकालिक मतलब पर्याप्त उनका दीर्घकालिक जो है उसकी संभावना होती है, दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं, भविष्य में उन्हें प्राप्त करना होता है। लेकिन जो चीज़ें भविष्य में प्राप्त करना है तो उसकी योजना तो अभी से बनानी होगी ना, तो उसकी योजना आप भविष्य के लिए योजना वर्तमान में ही तो बनाएंगे। एक गृहिणी को दूरदृष्टि होनी चाहिए, उसको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अपने भविष्य के बारे में मतलब अपने परिवार के, अपने बच्चों के, इन सब के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगला आ जाता है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति क्या होती है? प्रत्येक परिवार में नए-नए जो है समस्याएँ आती रहती हैं। इन समस्याओं का हल निर्णय लेना पड़ता है। इन समस्याओं के हल के लिए आपको निर्णय लेना पड़ता है। तो एक जो गृहिणी होती है वो निर्णयकर्ता होती है। गृहिणी को उचित समय पर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि समस्या आज आई है उसका निवारण कल होगा। अगर किसी समस्या के लिए आज कोई निर्णय लेना है तो वो सोचेगी, समझेगी, 2-4 दिन बाद निर्णय लेगी, ऐसे नहीं होता है। तो एक गृहिणी में निर्णय शक्ति होनी चाहिए। अगला आ जाता है कलात्मकता। गृहिणी के प्रबंधकीय गुण के साथ साथ सौंदर्य बोध का गुण होना भी आवश्यक होता है, तभी वह सही अर्थों में घर के अंदर सुंदर बना सकती है, अपने घर को सुंदर बना सकती है। उसको कलात्मक जो है सूझबूझ से गृहिणी अपने घर को कम खर्च में, कम समय में अच्छा, सुंदर, ज़्यादा अच्छा बना सकती है अपने घर को। और एक सुंदर व आकर्षक घर ना केवल परिवार के सदस्यों को संतुष्टि प्रदान करता है, बाकी जो उसके घर पे आगंतुक आते हैं, मेहमान आते हैं, उन पे भी प्रभाव डालता है। व्यवहारिकता, अब आ जाता है व्यवहारिकता। तो गृहिणी में केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसका व्यवहारिक ज्ञान भी अच्छा होना चाहिए। एक गृहिणी का क्या, हर इंसान में, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, अगर मान लेते हैं कोई पढ़ा लिखा है तो क्या वो बूढ़ा नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं होगा? तो सिर्फ यहाँ गृहिणी की बात नहीं है। अभी हम ये चैप्टर सिर्फ गृहिणी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने दैनिक जीवन से इसे जोड़ते चलिएगा कि हमें ज़िंदगी में कैसा होना चाहिए। हमें ज़िंदगी में सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं चलना चाहिए, हमारे अंदर व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, हमें व्यवहार कुशल भी होना चाहिए। जो अगर मान लीजिए आपके पास कोई परिवार के जो सदस्य हैं, 2-4 लोग हैं, मतलब एक घर में 8-10 सदस्य हैं, तो ज़रूरी नहीं है सबका व्यवहार एक जैसा हो, लेकिन आप उनसे कटुतापूर्ण नहीं बोल सकती हैं, आपको उनसे मधुर व्यवहार करना चाहिए। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए अपने परिवार में, अपने आस-पास, पड़ोस में, आप जहाँ पे काम करती हैं वहाँ पर। आपको आत्मविश्वास से बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। ये सब आपके व्यवहार में आता है, आपको दिखाता है कि आपने अपने अंदर आत्मविश्वास रखा है कि नहीं रखा है। ये हमारे नैतिक गुण में भी आ जाता है, लेकिन हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हमें, अगर कोई हमें 2-4 शब्द बोल रहा है तो हम उसे बोलें, ये नहीं कि हम नहीं बोले, लेकिन एक अलग वे में बोलना चाहिए। अब कोई हमें गाली दे रहा है तो हम उसे गाली थोड़ी ना दे सकते हैं, ये तो हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए ना। तो हमें आप खुद को रखिए, आप एक गृहिणी सोचिए कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आपको अगर घर में आपको, जैसे आपके घर में 8-10 लोग हैं, कोई काम नहीं कर रहा है, ऊपर से आपको बोल रहा है, तो आप उसे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ काम करती जाएँगी, सुनती जाएँगी। आप उसे अपने तरीके से प्रेम पूर्वक उनको समझाना है, आप उनको मनाना है। आप अपने ऐसा उनसे व्यवहार कीजिए कि वो खुद ब खुद चल के आएँ आपके साथ, आपके कार्यों में हाथ बटाने के लिए। तो ये हो जाते हैं आपके मानसिक गुण। अब आ जाते हैं हम नैतिक गुण पे। तो नैतिक गुण क्या होते हैं? सबसे पहले तो आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास हर इंसान में ज़रूरी होता है, ना कि सिर्फ एक गृहिणी में ही। तो परिवार में कई ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर गृहिणी के अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो विपरीत जो परिस्थिति आएगी उसमें वो विचलित हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। घर के सदस्य भी विपरीत मतलब उसके विचलित हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। तो गृहिणी में जो है आत्मविश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। अगर उसके अंदर आत्मविश्वास है तो वो हर समस्या जो भी आएगी, बड़ी छोटी समस्या, उन सब का वो सामना कर सकती है। तो एक गृहिणी में क्या होना चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए। अगला आ जाता है धैर्य।
ये सिर्फ एक गृहिणी की बात नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, हर इंसान में ये होना चाहिए। बस ये हमारे चैप्टर में है एक गृहिणी का गुण, तो हम इसे गृहिणी का ही नाम दे रहे हैं। बाकी ये जितने भी गुण दिए गए हैं ये हर इंसान के अंदर होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे उनका जीवन स्तर उठेगा। ठीक, अगला आ जाता है धैर्य। जैसे परिवार में कुछ सदस्यों का समूह है जो विभिन्न विचारों व मानसिक स्तर के होते हैं। सब परिवार में एक ही स्तर की सोच नहीं रखते हैं। अगर परिवार में 10 लोग हैं तो 10 सोच होगी। तो कई बार परिवार के जो है सदस्यों के विचारों में मतभेद हो जाता है, विवाद की स्थितियां तक उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में गृहिणी को क्या करना चाहिए, धैर्यपूर्वक मतभेद को सुलझाना चाहिए, ना कि खुद भी उसे चिल्लाना चाहिए, झगड़ा करना चाहिए। वैसे सामान्य भारतीय परिवार में 2 पीढ़ियों के व कई बार 3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। हमने ये पढ़ा था कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे भारत में क्या है, संयुक्त परिवार की प्रथा है। तो इसमें क्या होती है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी, ज़्यादातर 2 पीढ़ी तो होती ही होती है, कहीं कहीं 3 पीढ़ी हो जाती हैं। तो ये हमारे यहाँ जो है एक आम बात है कि 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी साथ में रहें। अगर अब 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी साथ में रह रही हैं तो उनकी सोच विचार, उनकी भावनाएं सब अलग अलग होंगी। तो जब कई लोग हो जाएंगे तो उनमें सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, सबके विचारों में भेदभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में गृहिणी को धैर्यवान सहनशक्ति होना चाहिए, कि ताकि जैसे मान लीजिए परिवार में कई बार विकट स्थिति आ जाती है। विकट स्थिति कैसे आ जाती है, मान लेते हैं कोई बीमार हो गया, बहुत बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो गया, दुर्घटना हो गई, या कोई उनका बहुत प्रिय है उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में गृहिणी को धैर्य, ये गृहिणी के धैर्य की परीक्षा होती है, तो उसे इस समय धैर्य रखना चाहिए। तो एक गृहिणी में धैर्य होना अत्यंत आवश्यक होता है। आत्मनियंत्रण और त्याग। परिवार को चलाने के लिए गृहिणी को अपने कई भावनाओं पर नियंत्रण करना पड़ता है। कई बार परिवार की सुख शांति के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। थोड़े से आत्मनियंत्रण और त्याग से परिवार का वातावरण बहुत ही सुखद हो जाता है। तो गृहिणी में आत्मनियंत्रण होना जरूरी है। फिर आ जाता है उत्साह। जीवन की जो नीरसता होती है, जो उदासता होती है, उसको दूर करने के लिए उत्साह बहुत ज़रूरी होता है। कई बार कार्यों में रुकावट भी आ जाती है। अगर गृहिणी में उत्साह है तो इन रुकावटों को दूर करने का प्रयास करती है और फिर अपने कार्य में दोगुनी गति से लग जाती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपने देखा होगा कभी कभी आप पढ़ते पढ़ते एकदम हताश हो जाती होंगी कि एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा है, अब हम पढ़ें तो पढ़ें क्या। फिर अचानक से आपको क्या होता है कि आपके अंदर ऐसे उत्साह आ जाता है, नहीं अब मुझे पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम हो या ना हो हमें अपने सिलेबस को पढ़ते रहना चाहिए, कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। तो आपके अंदर एक उत्साह आ जाता है। वैसे एक गृहिणी के अंदर उत्साह होना ज़रूरी है। समायोजन करना। समायोजन करना, बच्चे जैसे हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके अपने मूल्य और विचार बनते चले जाते हैं। समय की परिवर्तनशीलता में भी बच्चे और बड़ों की सोच में परिवर्तन आ जाता है। जैसे छोटे बड़े जैसे भी हैं तो उनके विचारों में परिवर्तन आ जाता है। आगे आ जाता है आपका प्रेम और सहानुभूति। प्रेम और सहानुभूति क्या होता है, ये गृहिणी का स्वभाव प्रेम भरा होना चाहिए। उसे अपने कार्य प्रेम पूर्वक करने चाहिए, अपने परिवार के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। परिवार क्या, उसे जहाँ मान लीजिए कोई गृहिणी है वो कार्य करने जाती है तो वहाँ उसे प्रेम पूर्वक कार्य करना चाहिए। अगर घर में कोई वृद्ध है तो उसको प्रेम पूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए, उसको खान पान का ध्यान प्रेम पूर्वक रखना चाहिए। मान लेते हैं घर में बच्चे हैं तो उनका भी ध्यान आप प्रेम पूर्वक रखिए। मतलब कि अगर ऐसा नहीं है आपके घर में काम ज़्यादा है और आपको अकेले करना पड़ रहा है तो आप चिड़चिड़ी हो जाइए, बच्चों को डांटिए, वृद्धों को मतलब उनकी देखभाल मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गृहिणी होती है उसके अंदर प्रेम और सहानुभूति होना आवश्यक होता है। फिर अगला आ जाता है सहयोग। सहयोग परिवार के संचालन के लिए किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। मतलब परिवार का जो संचालन करना है वो किसी एक व्यक्ति का परिवार नहीं, मतलब एक परिवार के किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता है। परिवार में कई विविध प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे घर का कार्य, बाजार का कार्य, बच्चों का पालन पोषण, वृद्धों की सेवा, ये सब क्या होते हैं, ये सब परिवार के कार्य होते हैं। तो इन कार्यों को परिवार के सदस्यों के सहयोग से पूर्ण करना चाहिए। गृहिणी को चाहिए कि वह सहयोग की भावना से कार्य करे। तो वह जो है अपना सहयोग करेगी, दूसरों का भी सहयोग करेगी। अपने अधीनस्थ नौकरों से भी कार्य करवाने की कला होनी चाहिए। अब जैसे आपके घर में नौकर हैं तो आप उन्हें एक
परिवार की तरह देखिए, आप उनसे प्रेम पूर्वक कार्य करवाइए, उन्हें डाँट डपट कर नहीं, ऐसा नहीं कि आप उनको पैसा दे रही हैं तो आप उनको गुलाम बना लीजिए। आपके अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए कि अगर घर में कोई नौकर भी है, कार्य कर रहा है तो आपको उसकी भी मदद करनी चाहिए। अगला आ जाता है नम्रता और मधुरता। तो गृहिणी का व्यवहार परिवार के सदस्यों के साथ कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। नम्रता और मधुरता से परिवार के सदस्यों में कार्य करवाने या करवाए जा सकते हैं। आप अगर किसी से नम्रता से, प्रेम से कोई कार्य कहेंगी तो कर देगा। लेकिन अगर परिवार के सदस्यों के बीच कटुता है, वो खुलकर नहीं बोलते हैं एक दूसरे से, गुस्सा रहते हैं, चिड़चिड़े हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप कार्य करवा सकती हैं? नहीं, आपके परिवार का भी वातावरण बिगड़ेगा और आप कार्य भी नहीं करवा पाएंगी। इसीलिए नम्रता और मधुरता होना आवश्यक है। फिर समर्पण। गृहिणी में अपने उत्तरदायित्व के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, जिससे वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आसानी से कर सके। आधे अधूरे कार्य छोड़ना, कार्य न केवल लक्ष्य की प्राप्ति से होता है, वरन घर के जो उसके उद्देश्य होते हैं, घर में जो उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए भी कई बार उसको अपने अपने जो उसके फालतू के समय होते हैं, अब जिसमें वो मनोरंजन कर सकती है या कहीं जा सकती है, तो उन सब का भी त्याग करना पड़ता है कि जब आप परिवार के साथ रहते हैं तो आपको कई बार बहुत चीज़ों का समर्पण कर देना पड़ता है। कभी अगर मान लीजिए आपके घर में छोटा बच्चा है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, ठीक? अगला आ जाता है अगला क्या आ जाता है? अगला आ जाता है प्रबंधकीय गुण। तो प्रबंधकीय गुण में सबसे पहले आ जाता है समय संवेदना। गृहिणी को समय का महत्व समझना चाहिए। उसको सभी कार्य को सही समय पर कर लेना चाहिए। कार्य के लिए उपयुक्त समय का निर्धारण करना चाहिए। कार्य को उसकी समय सीमा के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए। ये सब क्या होता है? ये सब होता है गृहिणी की समय संवेदना का सूचक होता है। जो समय बीत गया है वो लौट कर तो नहीं आएगा, इसीलिए जो समय आपको मिल रहा है उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। फिर अगला आ जाता है व्यावहारिकता। प्रबंधकीय गुण में क्या होता है? व्यावहारिकता होनी चाहिए। गृहिणी में कुशल व्यवहार होना चाहिए, उसे व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य को सुचारू रूप से करने की कला उसमें होनी चाहिए। कई बार उच्च शिक्षित व बुद्धिमान गृहिणी भी व्यवहार कुशल के अभाव में घर के तनाव उत्पन्न कर देती हैं। कितनी भी पढ़ी लिखी हो गृहिणी, तो अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, कुशल नहीं है, तो वो घर में तनाव का माहौल उत्पन्न कर देती है। फिर आ जाता है आपका व्यवस्थित कार्य। व्यवस्थित कार्य को सही व्यवस्थित क्रम में करने का गुण गृहिणी में होना चाहिए। ये एक गृहिणी के अंदर होना ही चाहिए कि वह सभी कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करे। व्यवस्थित कार्य करने से कार्य समय पर हो जाता है और आपके शक्ति का बचत भी होता है। व्यवस्थित कार्य करने का अर्थ होता है गृहिणी को आयोजना क्षमता होनी चाहिए कि उसे योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। फिर आगे आ जाता है आपका उचित नियंत्रण। उचित नियंत्रण केवल आयोजन पर्याप्त नहीं होता है, योजना का क्रियान्वयन भी उसको मतलब परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखने का एक गुण होता है कि आप कार्यों को कैसे कंट्रोल करती हैं, आप कार्य को समय पर कैसे कर लेती हैं। यदि गृहिणी अपने कार्यों का क्रियान्वयन करते समय उस पर उचित नियंत्रण रखती है तो वह अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेती है। इतना है, अगर मान लीजिए आप अपने सिलेबस को बराबर पढ़ रहे हैं, आपने अपने हर टॉपिक को टच किया है, नोट्स बनाया है, आप उसका रिवीजन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से आप अपने उद्देश्य पर पहुंच जाएंगे। इस तरह से आप समझिए कि गृहिणी भी अगर पूरे मन से कार्य कर रही है, अपने कार्य को सही समय पर कर रही है, सही दिशा में कर रही है, तो वो क्या होगा, वो अपने जो घर का उसका लक्ष्य है, जैसे शाम तक कार्य करने का लक्ष्य है, जो 1 घंटे में कार्य करने का लक्ष्य है, तो उसे बहुत जल्द ही वो प्राप्त कर लेती है। फिर आ जाता है आपका निर्देश देना। दूसरे से कार्य करवाने की कला भी एक महत्वपूर्ण गुण होता है। अगर आप किसी को निर्देश दे रहे हैं, जैसे कोई छोटा हो तो उसे आप किस तरह से कहेंगे, कोई बड़ा हो तो आप उससे किस तरह से कार्य करवाएंगे, ये सब गुण एक गृहिणी में होनी चाहिए। शक्ति की बचत। गृहिणी को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, एक कार्य तो होता नहीं है। आपको पता होगा, अगर आप
जो है एक खुद एक गृहिणी हैं, मतलब बच्चे वगैरह हैं, पति हैं, परिवार हैं, तो आपको पता होगा कि कितना कार्य होता है। अगर आप एक लड़की हैं, अभी आप सिर्फ़ स्टूडेंट ही हैं, अभी आपका परिवार अलग से नहीं है, तो आपने देखा होगा आपके घर में मम्मी हैं, भाभी हैं, ये लोग कितना काम करती हैं दिन भर में। तो इनका क्या होता है, बहुत शक्ति लगती है, तो इनको अपने शक्ति की बचत करना आना चाहिए। अगर ये अपने शक्ति का बचत नहीं करेंगी, अनावश्यक कार्यों पर अपना शक्ति व्यय करेंगी, तो फिर ये बहुत जल्दी थक जाएँगी। जैसे जो इनको अगर भारी कार्य करना है, तो आप भारी कार्य ही करती चली जाएँगी, जल्दी थक जाएँगी। अगर भारी कार्य, हल्के कार्य मिक्स करके करेंगी, तो आप बहुत कम थकेंगी। आप जो है ये जो आपके क्या बोलते हैं, सरलीकरण इनका प्रयोग करेंगी, तो इससे आपके शक्ति का बचत होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे आ जाता है आपका आर्थिक गुण। आर्थिक गुण क्या आ जाता है? बजट बनाना। हमने ये सब पढ़ लिया है, पूरा डिटेल में पढ़ लिया है, एक बजट क्या होता है, समय व्यवस्थापन क्या है, शक्ति व्यवस्थापन क्या है, इन सब के बारे में चर्चा कर लिया है। अब हमें सिर्फ एक गृहिणी के बारे में पढ़ना है कि गृहिणी में क्या-क्या गुण होने चाहिए। तो उसका आर्थिक गुण क्या होना चाहिए? बजट बनाना आना चाहिए। धन एक मूल्यवान और सीमित साधन है। धन का आशय जो है एक मूल्यवान है, सभी उपभोग की वस्तुएँ धन से ही आती हैं। अगर आप बजट बनाएँगी, बजट के अनुसार खर्चा करेंगी, आपने मान लीजिए बजट नहीं बनाया, आपने पैसा 1 महीने में ज़्यादा खर्चा कर दिया, अब अगले महीने के लिए आपको उधार लेना पड़ेगा, ये गलत बात है ना। तो आपने पढ़ा है ना कि बजट कौन-सा सबसे अच्छा होता है? सबसे अच्छा बजट आपका बचत का होता है। जब आप बजट बनाकर कार्य करेंगी, तो आपका जो है आर्थिक जो धन व्यवस्थापन है वो सही चलेगा। फिर आ जाता है हिसाब किताब रखना। परिवार में जो धन व्यय होता है, जो जैसे आपने कहीं पे दूध दे दिया और बिजली का बिल दे दिया, आपने कहीं बैंक का कार्य करवाया है, आपने कोई बड़ा सामान लिया है, तो बड़ा हो या छोटा हो आपका इन सब का हिसाब किताब रखना चाहिए। फिर आ जाता है मितव्ययिता। अधिकांश परिवार के पास धन सीमित होता है। सीमित धन में असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति तभी संभव है जब गृहिणी मितव्ययी होगी। अगर गृहिणी आपकी ज़्यादा खर्चीली है, तो आपके पास धन कितना भी हो, अगर वो हिसाब किताब नहीं रख रही है, बजट बनाकर खर्चा नहीं कर रही है, तो आपका जो है ये मितव्ययिता का गुण जो है होना चाहिए। अगर बजट बनाकर नहीं कर रही, तो आपका धन कहाँ ज़्यादा जा रहा है, जहाँ आवश्यकता है वहाँ कम जा रहा है। आपकी जो आवश्यक आवश्यकता है वो तो अधूरी ही रह गई। आपने पैसा ऐसे ही उड़ा दिया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो भी खरीद लाए और जिसकी ज़रूरत थी वो आपका रह गया। तो एक गृहिणी को मितव्ययी होना चाहिए। फिर आ जाता है बचत। गृहिणी को धन का प्रबंध करते समय न केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान रखना चाहिए, बल्कि भविष्य में जो आकस्मिक घटनाएँ हो जाती हैं, आकस्मिक आवश्यकताएँ आपकी हो जाती हैं, तो उन सब का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बचत परिवार के लिए बचत का एक मुख्य भाग होता है। अगर आपने बजट बनाकर कार्य किया है, तो आपका जो है ये बचत हो जाएगी। अब फिर आ जाता है विनियोग का ज्ञान। विनियोग का ज्ञान गृहिणी को ऐसे विनियोग के साधन का ज्ञान होना चाहिए जो बचत सुरक्षित रह सके, आय में वृद्धि भी हो सके, आकस्मिक समय पर धन भी प्राप्त हो सके। अब हमने विनियोग के बारे में पढ़ा है, कैसे? बैंक के द्वारा, जीवन बीमा के द्वारा, डाकघर के द्वारा, फिर ये राष्ट्रीय बचत पत्र, इन सब के द्वारा क्या होना चाहिए, इन सब का ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए, तभी तो वो विनियोग कर पाएगी। फिर अगला आ जाता है रोजगार संबंधी गुण। एक गृहिणी में घर की स्थिति तभी जो आपका एक गृहिणी होती है, उसके घर की स्थिति तभी सुधर सकती है, अच्छी हो सकती है, जब वो रोजगार करती हो। मतलब कि अगर आपके परिवार में सिर्फ 1 लोग कमाने वाले हैं और 10 लोग खाने वाले हैं, तो परिवार की स्थिति निम्न स्तर की रहेगी। ऐसे में क्या होना चाहिए कि एक स्त्री को रोजगार आना चाहिए, उसे अपने आर्थिक स्थिति में अपना योगदान देना चाहिए। गृहिणी अगर नौकरी करती है तो ठीक है, नहीं तो वह घर पे छोटे-मोटे कार्य भी करके आर्थिक मदद कर सकती है। जैसे वर्तमान समय में जहाँ व्यक्ति की आय में परिवार का गुजारा कठिन हो जाता है, वहाँ गृहिणी भी आर्थिक सहयोग प्रदान करती हैं, वो भी कुछ न कुछ कार्य करती हैं। ठीक? फिर आगे आ जाता है सामाजिक गुण।
अब ये तो आपको पता ही होगा। हँसमुख व मिलनसार, गृहिणी को हँसमुख व मिलनसार होना चाहिए। वह अपने से छोटे बड़ों अपने बराबर के सभी व्यक्तियों से बातचीत करने का उसमें गुण होना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं कुछ लोग कि ना उनको समझ में आता है बच्चों से क्या बात करना है और ना बड़ों से समझ में आता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बगल में बैठे रहते हैं, बोलते ही नहीं है। तो गृहिणी को कैसा होना चाहिए? मिलनसार। फिर अगला आ जाता है मित्रता। गृहिणी को अच्छे मित्र बनाने चाहिए। सच्चे मित्र जो होते हैं, अच्छे मित्र जो होते हैं, वो आवश्यकता पड़ने पर परिवार की सहायता करते हैं। गृहिणी को भी आवश्यकता अनुसार मित्र की मदद करनी चाहिए। ठीक। फिर अच्छे पड़ोसी होना ना केवल परिवार में सुख शांति होती है, वरन जो बुरे वक्त में भी वही काम आते हैं। जब भी आपके घर पे कोई मुसीबत आती है तो आपके पास पड़ोसी, अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आपके पास पड़ोसी अच्छे हैं, तो वो तुरंत आपकी मदद के लिए आ जाते हैं, आपके रिश्तेदारों से पहले ही। फिर सामाजिक संगठनों की सदस्यता, जैसे विभिन्न सामाजिक संगठन हो गए, जैसे किट्टी हो गया, क्लब हो गया, धार्मिक संगठन हो गया या सामाजिक संगठन हो गया, ये सहायता संस्थाएं आदि, इन सब में जो है सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए एक गृहिणी को। ठीक। फिर अगला आ जाता है आपका क्या? घरेलू गुण। अब हम देख लेते हैं कि एक गृहिणी में घरेलू गुण कैसे होने चाहिए। अच्छा रसोइया होना चाहिए। गृहिणी को खाना बनाने की कला का ज्ञान होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि संतुलित भोजन क्या है, इसमें पौष्टिक तत्वों को कैसे बचाया जा सकता है, परिवार के सदस्यों की आवश्यकता, उनकी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाना चाहिए। और ये सब जो कार्य होते हैं रसोइये के काम, ये आप अगर खुश होकर करेंगी, एक काम समझकर करेंगी, तब तो वो भोजन में वो स्वाद नहीं आ पाएगा। लेकिन आप प्रेम पूर्वक करेंगी और आपको इन सब का ज्ञान होना चाहिए, तो इससे परिवार भी अच्छा रहता है और उसके परिवार का वातावरण भी अच्छा रहता है, लोग स्वस्थ भी रहते हैं। फिर आ जाता है स्वच्छता। गृहिणी को घर की स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। भले ही घर में नौकर कार्य करवाना हो, चाहे नौकर से कार्य करवाना हो, चाहे खुद भी कार्य करना हो, लेकिन गृहिणी को देखभाल करनी चाहिए। अगर मान लीजिए नौकर ही करते हैं, तब भी उनको बता देना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे करिए, ये चीज़ ऐसे करिए। उनको अपने घर को सुंदर व आकर्षक बनाना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे स्वास्थ्य वर्धक होता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वातावरण अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। फिर बच्चों का पालन पोषण। गृहिणी को बच्चों का पालन पोषण स्वयं करना चाहिए। क्या होता है कि जो हम दाइयाँ रखते हैं, वो उस तरह से ख्याल नहीं रख पाती हैं बच्चों का। स्वयं देखभाल करने से बच्चों में आत्मीयता आती है, उनका विकास अच्छा होता है, उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं। अगर आप नौकर या आया को दे देते हैं, तो बच्चे में वो संस्कार नहीं आ पाते हैं। फिर अगला आ जाता है वृद्ध सदस्यों की देखभाल। प्रत्येक भारतीय परिवार में वृद्ध माता पिता या कोई अन्य वृद्ध भी होते हैं। उनकी देखभाल भी गृहिणी का करना ही उत्तरदायित्व होता है। जैसे वृद्ध सदस्यों के स्वास्थ्य की देखभाल करना, उनको उचित पोषण वाले भोजन देना, उनकी देखरेख करना, ये सब गृहिणी का कार्य होता है। फिर अगला आ जाता है होम नर्सिंग एवं प्राथमिकता। होम नर्सिंग प्राथमिक चिकित्सा। होम नर्सिंग मतलब जैसे परिवार के किसी सदस्य को चोट लग गई या आग वाग लग गई, घर पे आग जैसी दुर्घटना हो गई, उसमें जो घायल सदस्य है, तो उसको आप कैसे प्राथमिक उपचार देंगे, ये सब जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए किसी को थोड़ा बहुत बुखार हो गया, तो उसको आप कौन सी दवा दे सकते हैं, बुखार नापने के लिए आपको थर्मामीटर देखना आना चाहिए। ये सब छोटी मोटी जो प्राथमिक चिकित्सक है, ये गृहिणी के अंदर होना चाहिए। ये तो हमने इतना ही नोट किया। बाकी अब हम गृहिणी हैं तो हमें घर से बाहर भी तो कुछ कार्य करना चाहिए। ना सिर्फ हमें जो है घर के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, बल्कि घर के बाहर भी कार्य करना चाहिए। जैसे खरीदारी का गुण गृहिणी में होना चाहिए। मान लीजिए आप कुछ खरीदने जाती हैं, बाजार में खरीदारी करनी जाती हैं, तो आपको खरीदारी का ज्ञान होना चाहिए। अच्छे कपड़े कौन से हैं, बुरे कपड़े कौन से हैं, बच्चों के लिए कौन से उपयोगी हैं, वृद्धों के लिए कौन से उपयोगी हैं, इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। मान लीजिए आप बाहर जाती हैं, आपको बस रेल इन सब का नियम कुछ पता होना चाहिए, बिजली का बिल भरना आना चाहिए। ये सब छोटे मोटे कार्य, मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल जाता है या विद्यालय जाता है, तो आप उसके संस्था में जा सकती हैं, वहाँ पे जो है उसकी जो जानकारी है ले सकती हैं। ये आपको इन सब की थोड़ी बहुत जानकारी होनी ही चाहिए। तो एक गृहिणी के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। हमने आज देख लिया गृहिणी के गुण। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार उड़ जाते हैं, इतने आसान क्वेश्चन हैं, आपको आ ही जाएंगे।
तो ये जो है आज हमारा होम मैनेजमेंट समाप्त हो गया। आज हमने पूरा होम मैनेजमेंट समाप्त कर लिया। अब आज आप में से फिर मुझे बताएँगे कि आप में से नोट्स कौन-कौन बनाते हैं, क्योंकि आज है हमारी आखिरी क्लास। तो आप हमें बताएँगे कि आप नोट्स बनाते हैं और आप वो पूरा नोट्स एक बार शुरू से आखिरी तक पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि नोट्स कैसा लगा आपको। ये पूरा जो हमने 1 महीने में ख़त्म किया होम मैनेजमेंट, आप बुक उठा के देखेंगे शायद से मैंने कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने टच ना किया हो। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक बच गया है या किसी टॉपिक से कोई इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गई है, तो मैं देखूँगी उसको क्वेश्चन के माध्यम से करवा दूँगी, या अगर उसे समझाने लायक होगा तो मैं उसे वापस आपको एक वीडियो बनाकर, छोटा ही सही, लेकिन आपको वो वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता दूँगी। तो फिर आपको जैसा भी लगा हो, अब कल क्या है, कल है संडे और कल हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू, और मंडे से हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सटेंशन एजुकेशन। उसकी कुछ क्लासेज हो चुकी हैं, कुछ क्लासेज बाकी हैं। कल से शायद से आपकी क्लासेस थोड़ी लंबी हो जाएँगी, क्योंकि मुझे ये आपके एग्ज़ाम से पहले-पहले ख़त्म करना है। मैंने आपको कमेंट किया है कि मैं एग्ज़ाम से पहले इसको ख़त्म करूँगी, पूरा आपके टीजीटी का सिलेबस तो पूरा मैं ख़त्म करूँगी। हमने होम मैनेजमेंट तो देख ही लिया है। अब एक्सटेंशन एजुकेशन की शायद से 8-10 क्लासेज हो सकती हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि हो सकता है 1 घंटे की भी क्लास बन जाए, बाकी मैं 1 घंटे की क्लास नहीं बनाऊँगी। और ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन भी शायद से 1 हफ्ते या 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। फिर आपकी बचेंगे टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर आपके एग्ज़ाम की डेट दिसंबर तक आ जाती है, तो मैं मैराथन में, मुझे अगर मैराथन भी करना पड़ा तो मैं मैराथन भी करूँगी, अगर महा मैराथन करना पड़ा तो मैं महा मैराथन भी करूँगी, लेकिन आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगी एग्ज़ाम से पहले, तो कंप्लीट करवाऊँगी। ये मेरा कमेंट है आप लोगों से। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा, जिसको नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिएगा। आज आपका होम मैनेजमेंट ख़त्म हो गया है। और देखिएगा, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे फिर से आपको एक दूसरी वीडियो में समझा दूँगी। अगर कोई टॉपिक छूट गया है मुझसे तो आप उसको भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? फिर अब जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।